साथियों आपके लिए दो चीज है, दो चीज ये है। एक चीज तो ये है कि एक तो अपनी 3 क्लास के अंदर ये जो धाराएं हैं 327 तक वो कंप्लीट हो जाएगी, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 3 क्लास के अंदर ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 290 आज हो जाएगी, फिर अगले वाली जो 3 क्लास है उसमें कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद हम देखेंगे योजनाएं और वो नियम, तीनों नियम। ठीक है, तो हमारा ये जो है पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम रिवीजन पे रिवीजन और एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे ऑनलाइन। ठीक है, लाइव आके। दूसरी चीज आपके लिए है, जो भी जुड़े हुए हैं इतने दिनों से, जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, उनके लिए है केवल ये, उनके लिए है कि टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन किया हुआ है ये, है ना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर मैंने खुद ने हैंड रिटन नोट्स, शॉर्ट नोट्स वो वहाँ पे अवेलेबल मैं करवा दूंगा। उस पर काम चल रहा है, तो 5-6 दिन के अंदर मैं आपको वहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा कंप्लीटली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं भी बना है तो भी मैं आपको बना के दूंगा। वैसे होता क्या है कि खुद अगर बनाते हैं ना तो खुद ज़्यादा याद रहता है। अब जैसे मैंने बनाया तो मुझे बहुत ज़्यादा रिविजन हो गया एक तो, दूसरा क्या है कि मुझे याद भी हो रहा है। अगर आपने नहीं बनाया, टाइम का अभाव है किसी के पास, तो कोई बात नहीं, आप क्लास रेगुलर रखिए, शॉर्ट नोट्स सारे वहाँ मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़, सभी पीडीएफ अगर इस फॉर्मेट में जो उसमें मैं पढ़ाता हूँ, एक तो वो, दूसरा किसी को प्रिंट निकलवाना है तो मैं वो वाले जो है वाइट बैकग्राउंड में और ब्लैक जो है उसमें कलर के अंदर उपलब्ध करा दूंगा। तो आपको क्या ईजी रहेगी चीज़ें। तो मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो आप, वहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज धारा 276 से 290 तक देखने का है हमारा, और हम इसको कंप्लीट करेंगे। धारा 276 क्या कहती है दोस्तों? धारा 276 कहती है कि कब्रिस्तान और शमशान हेतु नगर पालिकाओं की शक्ति। कि कब्रिस्तान और शमशान, कब्रिस्तान जहाँ पे दफनाते हैं, शमशान वहाँ पे जो जलाते हैं। कब्रिस्तान जो है मोस्टली ईसाई और जहाँ पे भी शव को दफनाया जाता है, ऐसे मान लो, नहीं तो ऐसे हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। शमशान जहाँ पर शव को जलाया जाता है। तो उससे क्या रिलेटेड जो शक्तियां हैं 276 के अंदर नगर पालिका के पास, कि नगर पालिका अपनी सीमाओं या उसके 1 किलोमीटर के दायरे में, मान लो नगर पालिका की ये सीमा है और उसके 1 किलोमीटर का दायरा ये मान लो, तो इस क्षेत्र में या नगर पालिका की सीमा के अंदर या फिर जो 1 किलोमीटर का जो दायरा है इसके अंदर स्थित किसी भी शमशान या कब्रिस्तान को निदेशक जन स्वास्थ्य एवं जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पड़ोस में रहने वाले हेतु, एक सेकेंड, मतलब नगर पालिका अपनी सीमाओं या उसके 1 किलोमीटर के दायरे में स्थित किसी भी शमशान या कब्रिस्तान को निदेशक जन स्वास्थ्य, ठीक है, कोई जन स्वास्थ्य अधिकारी है या फिर कोई जिला चिकित्सा या स्वास्थ्य अधिकारी है, द्वारा पड़ोस में रहने वाले हेतु, मतलब मान लो कि यहाँ पर जो ये मान लो यहाँ पे शमशान है, कहाँ पर, ये यहाँ पर शमशान बनाया हुआ है, और यहाँ पर जो लोग आसपास रह रहे हैं उनको अगर खतरा, मतलब इस शमशान से इनको खतरा है, अगर वो ये प्रमाणित कर दें, कौन प्रमाणित करेगा? निदेशक जन स्वास्थ्य और जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अगर ये प्रमाणित कर दें कि उस शमशान या कब्रिस्तान से पड़ोस में रहने वाले लोगों को खतरा है, तो उस निर्धारित तारीख से उसको बंद करने का आदेश दे सकती है। कौन दे सकती है? नगर पालिका दे सकती है, आदेश दे सकती है। ठीक है, कि इस तारीख को, ये मतलब कहने का मतलब ये है कि नगर पालिका किसी भी शमशान या कब्रिस्तान को जनहित में बंद भी कर सकती है। लेकिन बंद करने से पहले क्या करेगी? नगर पालिका इस कब्रिस्तान के प्रयोजन के लिए, कब्रिस्तान या फिर शमशान के प्रयोजन के लिए कहीं अन्य भूमि उपलब्ध कराएगी। नगर पालिका कह देगी कि यहाँ पर जो है इसको बंद कर दो और इस जगह पर आप जो है कब्रिस्तान या शमशान बना लो। ठीक है, तो बंद करने से पहले ये जगह उपलब्ध करवानी पड़ेगी। किसको? नगर पालिका को। क्यों? क्योंकि मान लो कल को कोई शमशान में शव को जलाना है या फिर कोई दफनाना है, तो उसके लिए भी तो जगह होनी चाहिए। तो नगर पालिका पहले से उस चीज का इंतजाम करके रखेगी। नगर पालिका की लिखित अनुमति के बिना और बिना शर्तों के कहीं पे भी कब्रिस्तान या शमशान नहीं बनाया जाएगा। अगर शमशान या कब्रिस्तान बनाना है तो उसके लिए नगर पालिका की क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति के शमशान या कब्रिस्तान नहीं बनाया जा सकता। अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर 1000 रुपए से 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। उसके ऊपर कितना जुर्माना लगेगा? 1000 रुपए से 2000 रुपए का। मान लो आपने कहीं पे भी किसी शव को जला दिया, ऐसा नहीं होगा। नगर पालिका द्वारा निर्धारित जो जगह है वहां पर ही उसको जलाना होगा। अगर नगर पालिका ने मान लो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर जगह पर, जैसे मैंने भी आपको बताया, नगर पालिका ने यहाँ पर क्या दे दी? जगह दे दी। अब जगह दे दी, यहाँ पे भी तो लोग रहते होंगे। अगर किसी को यहाँ पर आपत्ति है तो वो 30 दिन के भीतर जिला कलेक्टर महोदय को क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। नगर पालिका द्वारा शमशान और कब्रिस्तान के लिए जो जगह दी है या उसको बंद करवाया है, तो किसी भी तरह की अपील की कहाँ की जा सकती है? जिला कलेक्टर को। जिला कलेक्टर 30 दिन की अवधि को बढ़ा भी सकता है अगर, और उसका आदेश क्या होगा? अंतिम होगा। जिला कलेक्टर ने अगर कह दिया सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। ठीक है, तो
30 दिन की अवधि को बढ़ा सकता है, हो सकता है उसको 35 दिन कर दे, कोई युक्त कारण है उसके पास तो। और जिला कलेक्टर का जो ये आदेश रहेगा वो अंतिम रहेगा, ठीक है। जिला कलेक्टर उस आदेश को तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि नगर पालिका व अपलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया जाए। तो मतलब इस कहने का मतलब है कि दोनों ही पक्ष, नगर पालिका और एक अपीलार्थी, दोनों को सुनेगा जिला कलेक्टर, और जिला कलेक्टर जब उसको सुनेगा और सुनने के बाद ही अपना को क्या देगा, डिसीजन देगा कि उसने जो है ये सारी चीजें सही करी है नगर पालिका ने, ये गलत करी है, ठीक है। और अपील दाखिल किए जाने के आदेश के परिवर्तन या स्थगित कर सकता है। जो नगर पालिका ने वो शमशान को बंद करने का जो आदेश दिया है या दूसरी जगह प्रोवाइड करवाई है, उस आदेश को क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता है, उसको लागू करने से स्थगित कर सकता है। तो धारा 276 नगर पालिका और कब्रिस्तान से संबंधित शक्तियां दी हुई है। धारा 277, धारा 277 है कि शवों को ले जाने का विनियमन करना। मतलब मान लो ये मेन रोड है, ठीक है, अब मेन रोड पे से आप जो है शव को लेके जा रहे हो, ये लेके जा रहे हो, ठीक है, और निर्धारित कब्रिस्तान या वहां पर पहुंचाना है इसको, ठीक है। तो हो सकता है इसके लिए कोई अन्य सड़क या कोई छोटी छोटी गलियां हैं तो वहां से भी शव को ले जाया सकता है। तो ये जो है नगर पालिका निर्धारित करेगी कि आप मुख्य रोड से नहीं जाकर जो है अन्य किसी स्थान से, अन्य किसी मार्ग से जाकर क्या कर सकते हैं, कब्रिस्तान पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये नगर पालिका ऐसे मार्ग केवल जिनसे शव ले जाया जा सकता है को सार्वजनिक नोटिस द्वारा सूचित करेगी। मतलब नगर पालिका कह देगी कोई भी शव अगर शहर से लेके जाया जा रहा है तो उसको बीच में से नहीं लेकर कहीं और स्थान से लेके जाया जाए। अगर कोई उल्लंघन करता है, निर्धारित जो मार्ग है उससे नहीं लेके जाता है, तो उस पर 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का क्या लगेगा दोस्तों, जुर्माना लगेगा। तो शवों को ले जाने के लिए भी मार्ग का निर्धारण कौन करता है, नगर पालिका करती है। धारा 277 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आगे देखो धारा 278, धारा 278 है शमशान भूमि पर ईंधन आदि की दुकानों के लिए लाइसेंस देने की नगर पालिका की शक्ति के बारे में है। ये कब्रिस्तान है आपका, ये शमशान है मान लो, और इसके आसपास जो भी है शव को जलाने के लिए, है ना, कोई ईंधन आदि की दुकानें, जैसे वहां पर कोई लकड़ी मिल रही है, ठीक है, कोई लकड़ी मिल रही है या जो शव को जलाने के लिए या फिर दफनाने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है वो उस दुकान पर मिल रही है, तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना होगा दोस्तों। क्या लेना होगा, लाइसेंस लेना होगा। और लाइसेंस लेने के लिए कुछ नियम होते हैं कि शमशान भूमि में आवश्यक सामान विक्रय करने हेतु दुकानों को लाइसेंस प्रदान करेगी। कौन करेगी, नगर पालिका कर सकती है। और धारा 340 में जो भी निर्धारित रीति से लाइसेंस जारी किया जाता है, धारा 340 में जो लाइसेंस जारी करने के लिए निर्धारण किया हुआ है नियमों का, उसका पालन करना होगा। और उचित और पर्याप्त कारण भी बताए जाएंगे कि लाइसेंस को रद्द और निलंबित कर सकती है। मतलब अगर उनको लगता है कि लाइसेंस का उल्लंघन किया जा रहा है इस व्यक्ति के द्वारा, इस दुकान के द्वारा, तो उसको क्या करेंगे, रद्द भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइसेंस को क्या कर सकते हैं दोस्तों, रद्द भी किया जा सकता है। और लाइसेंस के लिए कुछ शर्तें होती है, जैसे नगर पालिका ऐसी दुकानों पर सामान की विक्रय की दर मूल्य निर्धारित कर सकती है। ऐसा नहीं कि वो मनमर्जी, जो दुकान है वो मनमर्जी से क्या कर सकता है, वसूली कर सकता है। एमआरपी पर वो है देना होगा, पहली बात। तो ऐसा नहीं है कि 100 रुपए की जो 10 रुपए की चीज है उसके लिए 20 रुपए ले रहा है, ऐसा नहीं होगा। नगर पालिका उसके लिए निर्धारण रेट का निर्धारण कर सकती है, और जो रेट लिस्ट है वो जो है दुकान के बाहर लगा सकती है, लगवा सकती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नगर पालिका इसका विनियमन या उसका क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है किसी भी दुकान को। कोई भी व्यक्ति जो प्राधिकृत अधिकारी या लाइसेंसधारी नहीं है, मान लो कोई लाइसेंसधारी नहीं है ना, किसी के पास लाइसेंस नहीं है, तो उसके लिए एक शर्त है कि शमशान, ऐसा नहीं है कि वो दुकान नहीं खोल सकता, वो दुकान तो खोल सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि शमशान भूमि के 300 मीटर के दायरे में किसी भी सामान का विक्रय नहीं करेगा। मान लो ये शमशान भूमि है तो इसके 300 मीटर के दायरे में, है ना, 300 मीटर के दायरे में दुकान नहीं चलाएगा। दुकान 300 मीटर के बाहर ही वो चला सकता है बिना लाइसेंस के, ठीक है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाता है कि 300 मीटर के अंदर बिना लाइसेंस के दुकान चला रहा है, तो उस पर क्या है, 2000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। 1000 रुपए से 2000 रुपए तक का जुर्माना उस पर लग सकता है, ठीक है। देखो दो चीजें हैं, एक तो जिसके पास लाइसेंस नहीं है, तो लाइसेंस नहीं है तो वो जो शमशान भूमि है तो उसके 300 मीटर से दूर वो जो क्या करेगा, 300 मीटर से दूर क्या रखेगा, दुकान खोल सकता है। लेकिन जिसके पास लाइसेंस है तो वो 300 मीटर के अंदर भी उस दुकान को खोल सकता है। और तो लाइसेंस कहाँ से मिलेगा, नगर पालिका से। कोई नियत दर से ऊंची दर पर सामान का अगर विक्रय करता है, कोई महंगी चीजें बेचता है, तो उसका लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है और उसका निलंबन भी किया जा सकता है, और उसके ऊपर जो है 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये ध्यान में रखना है कि लाइसेंस, अगर कोई रेट से ज्यादा लाइसेंस पैसे ले रहा है तो उस पर जो है
प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और लाइसेंस को क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, या फिर उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। ठीक है, तो धारा 278 समझ में आ गया होगा। धारा 279, धारा 279 कहती है कि शवों को दफनाने और जलाने की शक्ति से संबंधित है। शवों को दफनाने और जलाने की शक्ति से संबंधित है। मतलब ये हुआ कि नगर पालिका अदावाकृत शवों को मृत्यु के 24 घंटे के पश्चात और अप्राकृतिक मृत्यु की दशा में विधि अनुसार औपचारिक पूर्ण होने के बाद शवों को दफन या जलवा सकती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कोई शव ऐसा है जिसका कोई धनी धोरी नहीं है, मतलब कोई लावारिस लाश है, लावारिस लाश है या शव है, लाश कहना ठीक नहीं है, शव कहेंगे अपन। ठीक है, कोई लावारिस शव है। ठीक है, तो कोई मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया मान लो, अब उसका कोई धनी धोरी नहीं है, उसको कोई संभालने वाला नहीं आया, तो कोई ऐसी लाश है, ऐसा शव है जिसको दफन करना है या जलाना है, तो नगर पालिका 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर इंतजार करेगी कि कोई जो है इस पर दावा करे कि ये जो है शव है जो इस पर्टिकुलर व्यक्ति का है, इसका है। अगर कोई दावा नहीं करता है तो 24 घंटे के बाद क्या करेगी नगर पालिका उसको क्या है, निर्धारित जो भी है औपचारिकता पूर्ण करने के बाद निर्धारित विधि के अनुसार उसको जला भी सकती है या दफना भी सकती है। अब ये दफनाना है या जलाना है वो कैसे होगा कि मान लो कि उस शव का थोड़ा बहुत मामूली तौर पर, प्राथमिक तौर पर जानकारी ली जाएगी कि कुछ जो शव है वो किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगर हिंदू धर्म में है तो शव को क्या दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। अगर मुस्लिम धर्म में है तो उसको दफना दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो उसके शव के कपड़ों से, रहन सहन से, उसके क्या बोलते हैं, उसके शक्ल सूरत से पता चल ही जाता है मोमडन है या नहीं है, या फिर हिंदू है या क्या है, या फिर उसके पर्स वगैरह में से जो कोई डॉक्यूमेंट्स अगर मिलता है, तो इस तरह से कुछ भी जो है करके कर सकते हैं, या तो दफना सकते हैं, जला सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि शव की भी एक गरिमा है कि उसको जो है उसकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही जो है दफन किया जाए या फिर उसको जलाया जाए। ठीक है, जहां तक संभव हो मृतक के धर्म के अनुसार, यदि धर्म का पता न लगाया जा सके तो विवेक के अनुसार, आपका विवेक क्या कहता है कि ये जो है पर्टिकुलर व्यक्ति किसके धर्म में शामिल हो सकता है, तो उसके अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया जा सकता है। वो केवल किस पे, लावारिस शवों के अदावाकृत। इस प्रक्रिया में होने वाले व्यय को मृतक की संपदा से बकाया ऋण के रूप में वसूल किया जाएगा। यदि अगर ऐसे पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति की, इस शव की क्या है, संपत्ति कहीं है, तो उस संपत्ति से उसको बकाया ऋण के रूप में वसूला जा सकता है, या फिर बाद में जलाने के बाद मान लो उसके कोई घर वाले या परिवारजन आते हैं तो उनसे जो खर्चा हुआ है नगर पालिका का वो वसूल किया जा सकता है। ठीक है, तो नगर पालिका अकिंचन दरिद्र कंगालों के लिए निःशुल्क जो है ये दफन या दाह के लिए नगर पालिका निधि से कर सकती है। मान लो कि नगर पालिका को लगता है कि ये जो है दरिद्र है, गरीब था, तो नगर पालिका खुद भी जो है नगर पालिका निधि से ये सारी चीजें कर सकती है। ठीक है, उसके लिए फिर पैसा नहीं लिया जाएगा। आगे देखो धारा 280। धारा 280 कहती है नगर पालिका क्षेत्र में मृत पशुओं के शवों को हटाए जाने से संबंधित है। मान लो नगर पालिका क्षेत्र में कोई पशु की जो है मृत्यु हो जाती है, तो उनके जो शव हैं उनका क्या किया जाए, तो उसके लिए भी नगर पालिका ने क्या कर, अब ऐसे नहीं है कि कहीं पे भी गड्ढा खोदा और डाल दिया, कहीं कचरा पड़ा है तो वहां पे उसको छोड़ दिया सड़ने के लिए, ऐसा नहीं कर सकते आप। नगर पालिका ने उसके लिए भी, मृत पशुओं के लिए भी क्या किया, जगह निर्धारित की गई है। तो नगर पालिका ने इस प्रयोजन के लिए क्या किया, स्थानों की व्यवस्था करी है। नगर पालिका ऐसा स्थानों की व्यवस्था करेगी और विक्रय हेतु अथवा धार्मिक प्रयोजन से भिन्न, मान लो कोई विक्रय होती है, जैसे मतलब होता है ना कि पशुओं को, जैसे अपन बोले मीट होती है, जो मीट को या फिर जो मीट की दुकानें होती है, या फिर कोई धार्मिक प्रयोजन है, जैसे बोलते हैं माता जी के बलि चढ़ेगी, है ना, विक्रय हेतु या फिर जैसे कोई धार्मिक प्रयोजन हेतु, इसके अलावा, इन दोनों के अलावा कोई अन्य उद्देश्य से कोई पशु मर जाता है, तो उस संबंधित व्यक्ति उस नियत स्थान या आबादी क्षेत्र, है ना, या नगर पालिका सीमाओं से 2 किलोमीटर के बाहर जो भी दूर हो किसी स्थान पर शव को ले जाया जाएगा। मान लो अब विक्रय करेगा तो शहर के अंदर ही करेगा ना, जहां पर उसको लाइसेंस मिला हुआ है मीट की दुकान का। ठीक है, या फिर हम बात करें कि पशु बलि दी जा रही है, तो पशु बलि जो है आपने देखा होगा हमारे राजस्थान में जो है पशु बलि दी जाती है, माता का मंदिर होता है तो वहां पर, तो वहां पर शहर के अंदर ही दी जाती है, जहां मंदिर होता है वहां पर ही दी जाती है। लेकिन मान लो इन दोनों उद्देश्यों के अलावा कोई पशु मर जाता है, तो उसको जो है नगर पालिका ने एक पर्टिकुलर स्थान निर्धारित कर रखा है कि इस जगह पर जाकर आप जो है इसको दफनाइए, या फिर
आबादी क्षेत्र से दूर दफनाइए, या फिर नगर पालिका की जो सीमा है, ये नगर पालिका की सीमा है, इसके जो है 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर 2 किलोमीटर दूर जाकर उसको दफनाइए। ठीक है। मृत्यु की सूचना नगर पालिका को देगा और शव को हटवाएगी। मान लो अगर कोई है ऐदा, मतलब कोई, मान लो आपका कोई पेट जो है उसकी मृत्यु हो गई, कोई पालतू पशु की हो गई, तो आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन कोई लावारिस जो है पशु है, उसकी जो मृत्यु हो जाती है, तो उसको अगर आप नहीं हटा रहे हो तो नगर पालिका को सूचना दे दो कि नगर पालिका उस शव को ले जाएगी। ठीक है। और नगर पालिका इसके लिए क्या कर सकती है, फीस ही वसूल कर सकती है। अगर आपके खुद के घर में पशु अगर ऐसे हो गया है तो नगर पालिका को बोल दो, तो नगर पालिका आपसे चार्ज लेगी और नगर पालिका जो है आपके जो है पशु को ले जाएगी। तो ये नगर पालिका कर सकती है। जहां पर शव पड़ा है उस स्थल का स्वामी या अधिभोगी नगर पालिका को सूचित भी करेगा। उल्लंघन की स्थिति में 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का इस पे क्या लगाया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने जो है उस पशु को कचरे में फेंक दिया या फिर कोई गड्ढा खोद के डाल दिया वहां पर और नगर पालिका को पता लगता है, तो वो आपके ऊपर जुर्माना लगा सकती है। अगर नगर पालिका के नियमों का पालन आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर जुर्माना डेफिनेटली लगेगा। इसलिए नगर पालिका का नियम ये है कि नगर पालिका ने ऐसे पशुओं के लिए जो है क्या कर रखा है, स्थान निर्धारित कर रखा है। और जो है, या फिर स्थान भी निर्धारित नहीं है तो नगर पालिका सीमा के बाहर 2 किलोमीटर तक जो है 2 किलोमीटर के बाहर आप क्या कर सकते हैं, उसको दफना सकते हैं। आगे देखो धारा 281। धारा 281 का क्या मतलब है? धारा 281 है कि कुछ विकारों से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों के लिए पेनल्टी। मान लो किसी, जैसे इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं, कोरोना। कोरोना हो गया, किसी व्यक्ति के क्या हो गया, कोरोना हो गया। तो कोरोना आपको पता है एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग मतलब इन द सेंस हो गया कि जो छूटने से फैलता है, या फिर जो है आसपास वाले जो है कोई लोग हैं उनके, तो उनके भी हो सकता है अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो जो कोई व्यक्ति किसी संक्रामक रोग से पीड़ित है, तो वो पीड़ित व्यक्ति अगर कोई खाद्य पदार्थ बेच रहा है या कोई पेय पदार्थ बेच रहा है या औषधि को मानव उपयोग हेतु बना रहा है, ठीक है, मतलब कोई खाद्य पदार्थ बेच रहा है, कोई संक्रामक जिसको कोरोना हो रखा है और वो दुकान पे काम कर रहा है, ठीक है, कोई दुकान पेय पदार्थ बेच रहा है या कोई दवाइयां बना रहा है ना, या उसका बेचान कर रहा है। समझ में आ गया कि किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया, दुकान पे क्या कर रहा है, उसका कोई ठेला है पतासी का और पतासी खिला रहा है बढ़िया लड़कियों को। लड़कियां ही खाती है ज्यादातर तो। अब लड़कियां बोले कि नहीं सर लड़के भी खाते हैं, तो कोई बात नहीं, जो भी है ना, मतलब वो बेच रहा है, कोरोना है उसको और वो बेच रहा है, तो ऐसा क्या, संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा। ठीक है, संक्रमण क्या रहेगा, फैलने का खतरा रहेगा। तो ऐसे में क्या, या फिर जानबूझकर वो ऐसा करते कर रहा है, ठीक है, या फिर जानबूझकर वो क्या कर रहा है, ऐसा करते कर रहा है, तो उसके जो है उसके ऊपर क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि आप जो है संक्रमित हो और आप जो है इस तरह के जो ना तो बेच सकते हो ना बना सकते हो, आपको जो है क्वारंटाइन किया जाएगा पर्टिकुलर। या फिर अपने गंदे कपड़े धोने या उन्हें ले जाने का कारोबार करता है, कोई धोबी है, धोबी को हो गया और अपने कपड़े ला भी रहा है, ले जा भी रहा है, धो भी रहा है, प्रेस भी कर रहा है, तो दोस्तों उस कंडीशन में भी उस पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उल्लंघन की स्थिति में अगर कोई उल्लंघन करता है तो उल्लंघन की स्थिति में क्या है, 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अभी जब भी अपन ने धारा 276 से लेकर धारा 281 तक पढ़ी है, जुर्माने की राशि क्या है, 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, याद करने में आसानी रहेगा। तो कोई संक्रमित व्यक्ति है ना, तो उसको भी जो है नगर पालिका क्या कर सकती है, रोक सकती है कि आप जो है इस तरह के कृत्य नहीं कर सकते हैं, ना तो कोई दुकान पे कुछ सामान बेच सकते हैं, ना जो है किसी के कपड़े धो सकते हैं। ठीक है, जानबूझकर अगर कोई करता है तो उसके ऊपर भी जो है जुर्माना लगाया जा सकता है। तो धारा 281 कहती है कि कोई संक्रमित व्यक्ति के लिए पेनल्टी लगाई जा सकती है। धारा 282 कुछ व्यवसायों के विनियमन से, ऐसे ध्यान रख लो, कुछ शब्द होते हैं जो फंबल हो जाते हैं। तो धारा 282 कहती है कुछ व्यवसायों के विनियमन से नगर पालिका को यह विश्वास हो जाए कि कोई स्थान या भवन जो कि संतापकारी है या अस्वास्थ्यकर या कारोबार हेतु उपयोग में लिए जाने के लिए है, किंतु उसके पड़ोस में न्यूसेंस हो रहा है। मान लो कोई भी स्थान या भवन, उसमें कोई ऐसा व्यवसाय हो रहा है, कोई ऐसी जो है कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, तो उसको रोकने के लिए, जो क्या है जनता के लिए क्या है, अस्वास्थ्यकर है, लोक हित में गलत है, न्यूसेंस है वो, तो उसको जो है रोका जा सकता है। तो नगर पालिका क्या देगी, तुरंत एक तो नोटिस देगी, है ना, नोटिस देगी, और नोटिस देके कहेगी कि आप उसको तुरंत बंद कर दें। अगर बंद नहीं करते हो तो उसको कुछ है बदलाव कर ले। मान लो शोर ज्यादा आ रहा है तो शोर को कम कर दिया जाए, कोई ट्रैफिक लग रहा है तो उस ट्रैफिक को जो है मैनेजमेंट करने के लिए बोल सकती है, या फिर उस
स्थान को स्थानांतरित कर सकते हैं। मतलब आप ये जो है, आपका अगर कोई मान लो कोई रेस्टोरेंट है या फिर कोई मशीन है, कोई ऐसा ही व्यवसाय कर रहे हो जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, तो आप बोल सकते हो, नगर पालिका बोल सकती है आपको कि आप जो है इस जगह को, इस व्यवसाय को इस जगह पर बंद करके और दूसरी कहीं जगह पर स्थापित कर लें। तो मतलब क्या कर सकती है, उसे बंद भी करा सकती है, उसमें परिवर्तन भी करा सकती है और उसका स्थान भी स्थानांतरित करा सकती है। यदि उपरोक्त उद्यम कुटीर उद्योग के रूप में किया जाता है, मान लो कोई भी अगर व्यवसाय कुटीर उद्योग के रूप में किया जा रहा है, तो तुरंत बंद का नोटिस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि नगर पालिका अन्य स्थान की व्यवस्था न कर दे। समझ में आ गया आपको बात? मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई अगर कुटीर उद्योग के रूप में अगर उस व्यवसाय को किया जा रहा है, तो नगर पालिका उसको बंद करने का नोटिस तब तक नहीं दे सकती जब तक कि उसके लिए अन्य स्थान उपलब्ध नहीं करा दिया जाए। यदि ऐसे नोटिस मिलने के बाद भी कार्य जारी रहता है, मान लो नगर पालिका ने नोटिस दिया और आपने सोचा कि ऐसे कराए नगर पालिका, अपने को तो जो है काम अपना जारी रखना है, तो नगर पालिका क्या करेगी, 2,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का जुर्माना तो लगाएगी, है ना। 2,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगा देगी। तो 2,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगर उल्लंघन फिर भी जारी रखता है तो 100 रुपए पर डे के हिसाब से भी इस पे जुर्माना लगेगा। जितने दिन तक, जैसे मान लो अगर 10 दिन तक वो उल्लंघन को जारी रखता है तो वो उसके ऊपर जो है 100 रुपए के हिसाब से 10 दिन तक का 1,000 रुपए और एक्स्ट्रा जुर्माना लग जाएगा। यदि मान लो बिना लाइसेंस के कार्य करता है, या है ना, बिना लाइसेंस के कार्य करता है, तो 1,000 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक का जुर्माना फिर लगेगा उसके ऊपर। 1,000 रुपए से लेके 2,000 रुपए तक का जुर्माना फिर लगेगा उसके ऊपर। और उल्लंघन जारी रखता है तो पर डे के हिसाब से 100 रुपए से 500 रुपए तक पर डे का क्या लग सकता है, जुर्माना लग सकता है। नगर पालिका के प्रार्थना पत्र पर अन्यथा मजिस्ट्रेट ऐसे स्थान को बंद करने का आदेश देगा और सुनिश्चित करने पर व्यक्ति नियुक्त कर सकता है। ठीक है, नगर पालिका के प्रार्थना पत्र पर मजिस्ट्रेट ऐसे स्थान को बंद करने का आदेश दे सकता है और सुनिश्चित करने हेतु व्यक्ति नियुक्त कर सकता है। नगर पालिका के आदेश से व्यथित व्यक्ति को, अगर मान लो नगर पालिका के आदेश से आप परेशान हो, कोई व्यक्ति परेशान है कि भाई साहब ये गलत आदेश दे दिया नगर पालिका ने, तो 30 दिन के भीतर है ना, जिला कलेक्टर के समक्ष क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। और जिला कलेक्टर का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा और उसको किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब यह है कि नगर पालिका के आदेश से अगर कोई व्यक्ति व्यथित है, परेशान है, तो नगर पालिका के आदेश की अपील कहाँ कर सकता है, वो जिला कलेक्टर महोदय के वहां पे कर सकता है। और उसका आदेश, जिला कलेक्टर का आदेश क्या होगा, अंतिम होगा और इसको जो है कोर्ट में नहीं ले जाया सकता, न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। धारा 283 देखो, धारा 283 कहती है कि ये जो है कारखानों में मजदूरों को बुलाने, उसकी छुट्टी करने हेतु सायरन के उपयोग करने हेतु संबंधित है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़े बड़े कारखाने आपने देखे होंगे जो एक सायरन बजता है, ऐसे बहुत ज्यादा लंबा, ऐसे हूं ऐसे करके सायरन बजता है ना, देखा होगा आपने, सुना होगा, पिक्चरों में देखा होगा। तो कोई मजदूरों को बुलाने के लिए बजता है पहली बात, फिर जो उनकी छुट्टी हो जाती है तब उनका सायरन बजता है। तो धारा 283 मजदूरों के सायरन के लिए क्या है, मजदूरों के सायरन बजाने के लिए है। ठीक है, नगर पालिका की अनुमति के बिना सायरन का उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर आप किसी फैक्ट्री या कारखाने के मालिक हो और आप सायरन बजा रहे हो तो बिना नगर पालिका की अनुमति के सायरन नहीं बजा सकते। नगर पालिका ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें वे उचित समझे लाइसेंस प्रदान करेगी, किसका, सायरन बजाने का, क्योंकि शोर होता है ना उससे। तो ठीक है, या फिर मान लो आप सायरन बजा रहे हो तो 1 माह का नोटिस दे देगी और सुनवाई का अवसर देते हुए लाइसेंस वापस भी ले सकती है। अगर आप उल्लंघन कर रहे हो, लाइसेंस में शर्तें हैं उसका पालन नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या करेगी नगर पालिका, क्या करेगी, आपको 1 महीने का नोटिस देगी और नोटिस में जो है आपको अवसर देगी कि आपका नोटिस जो है लाइसेंस क्यों निरस्त नहीं किया जाए, तो आप हमें अवगत कराएं। तो इस स्थिति में क्या करेगी नगर पालिका, नोटिस देगी और नोटिस का क्या करेगी, सुनवाई करेगी। फिर आपका ना लाइसेंस निरस्त भी कर सकती है। उल्लंघन अगर आपने किया है तो 2,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक का आपके ऊपर क्या लगाया जाएगा दोस्तों, जुर्माना लगाया जाएगा। 2,000 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। धारा 284, धारा 284 कहती है दोस्तों, यह व्यक्ति को संबोधित नोटिस, आदेश या बिल आदि को तामील से संबंधित है, अर्थात किसी व्यक्ति को नोटिस, आदेश या बिल का दिया जाना। धारा 284 सिंपल भाषा में समझो, नगर पालिका ने आपके लिए क्या दिया है, नोटिस दिया है, मान लो कोई भी हो सकता है XYZ, कोई आदेश दिया हो या आप कोई पैसे जमा कराने तो बिल प्रस्तुत किया हो, तो आपको जो दिया जाता है उसको बोलते हैं तामील।
नगर पालिका का कोई अधिकारी या कर्मचारी आएगा और आपको नोटिस की प्रति दे देगा। क्या दे देगा? प्रति। उसे बोलते हैं तामील कराना। ठीक है ना? जैसे डाकिया डाक लाया, ये डाक लाते हैं, इस पर साइन ले लेते हैं, तो वो होता है तामील कराना। तो नगर पालिका क्या करेगी, किसी व्यक्ति को नोटिस, आदेश या बिल दिया जाएगा तो धारा 284 में क्या क्या लिखा हुआ है कि इस नियम के अधीन बनाए गए किसी नियम उपविधि के तहत नोटिस नगर पालिका अधिकारी, कर्मचारी या नगर पालिका द्वारा कोई प्राधिकृत कोई एजेंट है उसके द्वारा दिया जा सकता है। संबंधित व्यक्ति को नोटिस, आदेश या बिल प्रत्यक्ष दिया जाएगा। मान लो जिसके नाम वो जारी हुआ है, जैसे मान लो आपके घर में 4 सदस्य हैं, मकान किसके नाम है? आपके नाम है। मान लो आपका नाम कोई है, कृष्णा नाम है आपका, तो आपको ही वो प्रत्यक्ष दिया जाएगा। अगर आप उपलब्ध नहीं हो तो फिर क्या किया जाएगा? अगर व्यक्ति ना मिले तो उसके आवास पर छोड़ा जाएगा। ठीक है, अगर वहां पर आप रहते नहीं हो, है ना, आपके 14 नंबर प्लॉट के लिए वो आ गया, 14 नंबर प्लॉट पे आप रहते नहीं हो, आपका एक और मकान है, आप वहां रहते हो, तो वहां पर जो है आपके जो प्लॉट है 14 नंबर का प्लॉट, वहां पर उसको चिपका दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर आप उस जगह उपलब्ध नहीं हो तो घर में कोई भी बड़ा होगा उसको दे दिया जाएगा, या फिर आपके कोई नौकर को दे दिया जाएगा। लेकिन आप रहते नहीं हो, कोई नहीं रहता वहां पे, खाली प्लॉट पड़ा है, तो वहां पर चिपका दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा व्यक्ति नगर पालिका की सीमा में नहीं रहता है तो उसे पते या रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाएगा। ये भी हो सकता है कि आपका ये 14 नंबर वाला प्लॉट है, इसके अलावा आप जो है कहीं और रहते हो, है ना, तो अगर वहां का एड्रेस नगर पालिका के पास है तो डाक के द्वारा वहां पर भेज दिया जाएगा। यदि मान लो उपरोक्त साधनों में से कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो, या फिर जो है व्यक्ति लेने से इनकार भी कर दे, कई बार होता है कि मैं तो नहीं लूंगा इस नोटिस को, आप ले जाओ इसको वापस, तो अगर इनकार भी कर दे, या उस क्षेत्र के 2 व्यक्तियों की उपस्थिति में भवन या भूमि जिससे ऐसा बिल या आदेश संबंधित है, मान लो अगर आपने लेने से मना कर दिया हो या उपयुक्त जो भी साधन है वो उपलब्ध नहीं है, तो आपके जो है घर के बाहर वो नोटिस चिपका दिया जाएगा। और वो चिपकाने के लिए मान लो कोई यहाँ से गुजर रहा है, XYZ आदमी गुजर रहा है, 2 राहगीर हैं, उनके सामने उसको चिपकाया जाएगा, चिपकाने की फोटो वोटो ली जाएगी और इन 2 राहगीरों से जो है उस पर साइन करा लिया जाएगा कि हाँ हमारे सामने चिपकाया। कि नहीं तो आप ऐसे बोल दोगे कि नहीं नहीं ये जो है नोटिस जो है मेरे को मिला ही नहीं, तो 2 राहगीर है ना, तो उनकी अगर उपस्थिति में चिपकाया है तो वो जो चिपका हुआ माना जाएगा। समझना आप बात को। तो नगर पालिका का नोटिस जो है ऐसे नहीं है कि आप लेने से मना कर दोगे तो आपके पास आएगा ही नहीं, किसी भी जरिए से वो आ सकता है। ठीक है, या फिर जब किसी नोटिस या आदेश को किसी भवन या भूमि के स्वामी या अधिभोगी को दिया जाना है तो स्वामी या अधिभोगी को नामित करना आवश्यक नहीं होगा। स्वामी या अधिभोगी को नामित करना आवश्यक नहीं होगा। मान लो किसी नोटिस या आदेश को किसी भवन या भूमि के स्वामी या अधिभोगी को दिया जाना है ना। मान लो कोई, जैसे मान लो ये लो कोई चावला रेस्टोरेंट है, ठीक है, तो कोई चावला रेस्टोरेंट है, तो अगर आपको इस मकान का क्या नहीं पता है, मकान मालिक का नाम नहीं पता है, जो भी ये रेस्टोरेंट जहाँ चल रहा है उस मकान मालिक का नाम नहीं पता है आपको, ठीक है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप क्या करोगे, ऐसे लिख दोगे प्रबंधक या संचालनकर्ता चावला रेस्टोरेंट मीरा मार्ग जयपुर, ऐसे करके और उसको नोटिस दे सकते हो, किसको, अधिभोगी को। ठीक है, और अगर आपको भूमि के स्वामी को देना है तो आप लिख दोगे कि भूखंड संख्या, भवन संख्या या मकान संख्या 14/45 स्वर्णपथ मानसरोवर जयपुर। इस तरह से आप जो है नोटिस दे सकते हो। जरूरी नहीं है आपको नाम पता नहीं है तो किसी का, तो आप जो है उसको बिना नाम के भी नोटिस दे सकते हो, इसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, स्वामी अधिभोगी को व्यक्तिगत रूप से भी दे सकते हैं, उसके कुटुंब के वयस्क के रूप में पुरुष को या नौकर को दे सकते हैं। ये ध्यान रखना, नोटिस जब भी दिया जाएगा तो या तो देखो महिला जिसके नाम पे वो प्लॉट है उस महिला को तो दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी महिला को नोटिस का तामील नहीं किया जाएगा। ठीक है, पुरुष ही होना चाहिए, ठीक है, पुरुष को ही दिया जाएगा, महिला को जो है नोटिस की तामील नहीं होती है। अगर उसके नाम प्लॉट नहीं है तो, अगर मान लो मकान ही उसके नाम है तो उसको दे सकते हैं। 2 व्यक्तियों की उपस्थिति में उस भवन या भूमि जिसमें ऐसा बिल आदेश संबंधित चिपका सकते हैं। ठीक है, मतलब राहगीर के सामने उसको चिपका सकते हैं। आगे देखो, ऐसे नोटिस जिन्हें सार्वजनिक रूप से दिया जाना हो तो निर्धारित व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से दिया जाना अपेक्षित ना हो। मान लो एक पूरी गली है, उस पूरी गली को या फिर पूरे जो इलाके हैं वहां पर जो कोई सार्वजनिक विज्ञप्ति निकालनी है। सार्वजनिक क्या निकालना है कि जैसे मान लो, मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ, ये हमने किया था इसलिए मुझे ध्यान है। अभी बारिश आई थी इस बार जयपुर में, बहुत भयंकर बारिश आई थी, जयपुर क्या पूरे राजस्थान में बढ़िया बारिश आई थी। तो जो जर्जर मकान होते हैं ना, जर्जर मकान,
उनको नोटिस दिया जाता है कि मतलब क्योंकि वो गिर जाते हैं ना बारिश के टाइम, जब बारिश ज़्यादा जोर से आती है तो हो सकता है वो क्षतिग्रस्त हो जाए मकान और जान माल की हानि हो जाए। तो ऐसे हमारे यहाँ पे जयपुर में थोड़ा सा ऐसा मामला था। तो जर्जर मकानों को नोटिस दिए जाने थे। अब एक एक को नोटिस दिया जाना तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो मकान थे और ये भी नहीं पता कि किसको देना है किसको नहीं, क्योंकि अपन को थोड़ी ना पता है कि ये जर्जर अवस्था में है, कोई छूट जाए फिर क्या हो जाए। तो ऐसे में क्या होता है, एक सार्वजनिक विज्ञप्ति निकालते हैं, सार्वजनिक नोटिस होता है और अखबार के अंदर भी वो निकाल देते हैं और सार्वजनिक जगह पर वो चिपका देते हैं। तो सार्वजनिक नोटिस दिया जाता है, कॉमन नोटिस होता है, और सार्वजनिक रूप से अगर वो दिया जाना है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को जहां अपेक्षित नहीं है, नहीं दिया जाना है, तो उसकी एक कॉपी कहाँ चिपकाई जाएगी, नगर पालिका के कार्यालय में चिपकाई जाएगी, जहां पे उसको सदृश्य भाग पर आसानी से नगर पालिका का जो नोटिस बोर्ड होता है उसको वहां पर चिपका दिया जाएगा। पहली चीज तो वो। दूसरा, हमने तो क्या किया था कि दैनिक भास्कर अखबार में 2 बार निकलवा दिया था, ठीक है, तो वो अखबार में निकाला नहीं, सार्वजनिक नोटिस सार्वजनिक सूचना मानी जाती है। प्रारूप की कोई त्रुटि के कारण कोई नोटिस या आदेश बिल अविधि मान्य नहीं होगा। मान लो आपने जो है प्रारूप उसका गलत कर दिया, थोड़ा बहुत लिपि की त्रुटि हो गई, तो वो जो है इसका मतलब वो नहीं होगा कि जो है नोटिस गलत है। नोटिस क्या होगा, विधि मान्य ही होगा, अविधि मान्य नहीं होगा। नोटिस का जो उद्देश्य है बस वो पूरा होना चाहिए, कि नोटिस का उद्देश्य क्या है कि आपको जो है सूचना देना है, तो सूचना आपको पहुंच चुकी है, चाहे उसमें आप ये नहीं बोलोगे कि जो है इसमें जो है नाम गलत लिख दिया है, मम्मी के नाम प्लॉट है और आपने पापा का नाम लिख दिया है, ठीक है, तो वो उसका मतलब वो नहीं होगा। आगे देखो, जब नोटिस या आदेश किसी कार्य के किए जाने की अपेक्षा करे उसके लिए कालावधि निर्धारित की जाएगी। उन मामलों में जहां अविधि जो अधिनियम में कालावधि का निर्धारण नहीं किया गया हो, यदि अधिनियम में ऐसी कालावधि का उल्लेख है तो नोटिस में उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। मान लो आपको उस नोटिस के जरिए बोला गया है कि 15 से 20 दिन के अंदर जो है जर्जर मकान की मरम्मत करावें, तो उस कालावधि का पालन किया जाएगा। मान लो लेकिन किसी एक्ट में यहाँ पर धारा में लिखा हुआ है कि 30 दिन का नोटिस अपेक्षित है, कि 30 दिन के अंदर अंदर जो है स्थायी अतिक्रमण या स्थायी अतिक्रमण हटा लें। वो कहाँ पे लिखा हुआ है, नगर पालिका की धारा में लिखा हुआ है, धारा 168 में लिखा हुआ है, 169 में लिखा हुआ है, 170 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो नगर पालिका को उस नोटिस में वो उल्लेखित करने की आवश्यकता नहीं है, नगर पालिका केवल इतना लिख देगी, ये धारा इतने के द्वारा जो है ये नोटिस दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, तो उसमें टाइम बाउंड करने की आवश्यकता है नोटिस के अंदर। यदि अनुपालन नहीं किया जाता है तो अनुपालन हेतु नगर पालिका क्या उठा सकती है, कदम उठा सकती है, और यह विधि मान्य होगा तथा इसमें होने वाला व्यय धारा 296 में उपबंधित रीति से संबंधित पक्ष से वसूल किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सार्वजनिक नोटिस हो गया, व्यक्तिगत नोटिस हो गया। आगे देखो, अगर कोई नोटिस का अनुपालन नहीं करता है, धारा 284 के तहत व्यक्तिगत नोटिस की अवज्ञा किए जाने पर नोटिस आदेश किसी व्यक्ति से किसी स्थावर या जंगम अथवा सार्वजनिक या निजी संपत्ति के संदर्भ में कुछ कार्य करने हैं या नहीं करने से संबंधित है, तो नोटिस का अनुपालन नहीं करता है। मान लो आपने कोई नोटिस दिया और नोटिस में कहा कि आप जो है ये कोई भी जो काम करने के लिए कहा गया है, लेकिन कोई भूखंड स्वामी या अधिभोगी उस काम को नहीं करता है, नोटिस का पालन नहीं करता है, तो नगर पालिका उस कार्य को करवा सकती है ना, और उसमें जो भी खर्चा होएगा वो अधिभोगी या भूखंड स्वामी से वसूला जाएगा। और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्ध अगर हो जाता है तो उस पर जो है 2000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर उल्लंघन जारी रहेगा तो 50 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मतलब नोटिस में कोई काम करने के लिए आपको कहा गया और आप उस काम को नहीं कर रहे हो, उसका पालन नहीं कर रहे हो, तो आप पे 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा, 50 रुपए पर डे के हिसाब से और जुर्माना लगेगा, और नगर पालिका उस कार्य को करवाएगी तो आपसे उस कार्य को करवाने का जो खर्चा है वो भी वसूल किया जाएगा। धारा 285 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इतने देर दिनों से अपन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नगर पालिका उस काम को करा देगी, खर्चा वसूलेगी, खर्चा वसूलेगी, तो ये शक्ति जो है धारा 285 में दी हुई है नगर पालिका को। किसमें दी हुई है, धारा 285 के अंदर दी हुई है। और उस पर जुर्माना जो लगेगा वो लगेगा 2000 रुपए तक का, और पर डे के हिसाब से 50 रुपए पर डे का जुर्माना उस पर लगेगा। धारा 286, यदि मामला सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा से संबंधित है, यदि मामला सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा से संबंधित है तो सार्वजनिक नोटिस जनता से कुछ करने या नहीं करने से संबंधित होते हैं। यदि मामला सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा से संबंधित है तो सार्वजनिक नोटिस जनता से कुछ करने या नहीं करने से संबंधित होते हैं। अगर दोष सिद्धि पर 2000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का उस पर क्या लग सकता है, जुर्माना लग सकता है। और आदेश की अनुपालन जारी रहने पर 50 से 100 रुपए प्रति दिन का क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। तो ये सिंपल सी बात है कि सार्वजनिक नोटिस की भी अगर अवज्ञा कर रहे हैं तो आपके ऊपर
2,000 से 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, और 50 रुपये से 100 रुपये तक का क्या लग सकता है पर डे के हिसाब से जुर्माना। तो मोस्टली ये धाराएं हैं जो अभी अपना देख रहे हैं 276 से लेकर, तो इनमें क्या है जुर्माने आ रहे हैं, और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस धारा में कितना जुर्माना है। तो उसको एक मैं अलग से बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ईजी तरीके से मैं आपको शॉर्ट नोट्स में उपलब्ध करा दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप, और वहां पर से ये सारी चीजें पढ़ लेना। आगे देखो धारा 287, ठीक है। धारा 287 इसके अनुसार कोई स्वामी या अधिभोगी द्वारा डिफॉल्ट कर दिया जाता है, नगर पालिका किसी कार्य को संपन्न करा सकती है, और इसमें होने वाली जो खर्चा है वो स्वामी या अधिभोगी से वसूल कर सकती है। इसमें जो है कुल खर्च न्यूनतम 1,000 रुपये तो वसूला ही जाएगा, अधिकतम कितना भी हो सकता है, न्यूनतम 1,000 रुपये स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके साथ साथ 10% क्या करेगी, प्रशासनिक और पर्यवेक्षण प्रभार वसूला जाएगा। 10% प्रशासनिक और पर्यवेक्षण प्रभार वसूला जाएगा। ये एक मुश्त या किस्तों में, जैसा नगर पालिका ठीक समझे वो किया जा सकता है, प्रतिवर्ष 15% की ब्याज दर के हिसाब से। पंद्रह परसेंट ब्याज दर के हिसाब से वो किया जा सकता है। यदि भूमि या भवन का स्वामी डिफॉल्ट करता है तो खर्च कौन देगा, अधिभोगी किराएदार से वसूल किया जाएगा। यदि मान लो कोई भवन का स्वामी डिफॉल्ट कर दिया, मतलब कोई नोटिस के जो है अवज्ञा कर दिया, तो उसका जो खर्चा है वो देने से मना कर दिया भूखंड का स्वामी, तो अधिभोगी से भी वो खर्चा वसूल किया जा सकता है, और अधिभोगी से उतना ही वसूल किया जाएगा जितना उसको स्वामी को कितना क्या देता है, रेंट देता है। मान लो आप उससे मान लो 10,000 रुपये वो किराया देता है भूखंड स्वामी को, और आपके जो नगर पालिका खर्चा 25,000 रुपये आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा अधिभोगी से वसूल लोगे आप, अधिभोगी से उतना ही वसूलोगे जितना वो रेंट देता है। तो 10,000 रुपये आप इससे वसूल लोगे, और 15,000 रुपये बचे हैं वो आप भूखंड स्वामी से वसूल लोगे। ठीक है, स्पष्ट लिखा हुआ है, क्योंकि अधिभोगी भी कहाँ से देगा, क्योंकि उसका रेंट ही इतना बनता है। ठीक है, और अधिभोगी फिर अपने आप जो है स्वामी को और जो अगले महीने के रेंट में कम करके दे देगा। तो सिंपल सा चीजें लिखी हुई है धारा 287 में। धारा 288 में क्या लिखा हुआ है, स्वामी डिफॉल्ट किए जाने पर अधिभोगी नगर पालिका अनुमोदन से आवश्यक कार्य करा सकता है और किराए में भी इस प्रकार का खर्चा काट सकता है। धारा 288 में भी ये चीज लिखी हुई है। धारा 289 कहती है कि यदि कोई अधिभोगी अधिनियम के प्रावधान को लागू करने का विरोध करता है, मान लो अधिभोगी विरोध कर रहा है, अधिभोगी जिसका रेस्टोरेंट है वो विरोध कर रहा है, भूखंड स्वामी को भी कह रहा है कि नगर पालिका के नोटिस आते रहते हैं, नगर पालिका की नोटिस की कोई टेंशन नहीं है, अगर वो स्वामी को भी ऐसे काम करने के लिए इनकार कर रहा है तो क्या होगा दोस्तों, अधिभोगी स्वामी को नोटिस या आदेश क्रियान्वित करने से रोकता है, जबकि स्वामी अधिभोगी को इस संबंध में नोटिस दे चुका है, तो क्या होगा, स्वामी पर स्वामी क्या देगा, सबूत दिएगा। किसको देगा, नगर पालिका के या मजिस्ट्रेट को क्या देगा, सबूत देगा कि ये अधिभोगी है, ये मुझको जो है ऐसे पालन करने से रोक रहा है ना। या फिर जो है मान लो, अब बोलोगे आप ये सोच रहे होंगे कि अधिभोगी कैसे रोकेगा, अधिभोगी ऐसे रोकेगा, जैसे मान लो नगर पालिका ने बोला ये कोई रेस्टोरेंट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसकी जो चिमनी है, ये जो है चिमनी है, न्यूसेंस स्थापित कर रही है। अब मकान तो ये स्वामी का है, अब स्वामी के नाम नोटिस दे दिया, अधिभोगी के नाम नगर पालिका ने बोल दिया कि चिमनी से जो न्यूसेंस फैल रही है उसको जो है क्या करें, सुधारें, लेकिन अधिभोगी उसको करने से मना कर रहा है, बोले कि नहीं मेरे जो है पैसा ज्यादा लग जाएगा, या फिर मैं किस तरफ निकालूंगा, मेरे को नुकसान हो जाएगा, और स्वामी को भी बोल रहा है कि जो है मैं ये नहीं कर पाऊंगा, जो ये फलाना ढिमका ये 50 साल के बहाने बना रहा है। अब स्वामी जो है ये सबूत नगर पालिका को दे दे या मजिस्ट्रेट को दे दे, तो वो अधिभोगी को आदेश जारी कर सकते हैं करने के लिए कि आपको करना ही होगा। यदि ऐसे आदेश के 8 दिन भी समाप्त हो चुके हैं और 8 दिन तक उसने कोई अधिभोगी ने कोई उसको जो है चीज को नहीं किया है, आदेश का पालन नहीं किया है, अधिभोगी ने इनकार कर दिया है, तो क्या होगा, इनकार कर दिया है तो उसके जो है प्रत्येक दिन 1,000 रुपए से लेकर 2,000 रुपए का दंड अधिभोगी के ऊपर लगाया जाएगा, और स्वामी ऐसे इनकार के जारी रहने के दौरान सभी पेनल्टियों से मुक्त रहेगा। जब पेनल्टी आपने अधिभोगी के ऊपर लगा दी, क्योंकि स्वामी ने अधिभोगी का क्या दे दिया था, सबूत दे दिया था, तो पेनल्टी जो है अब स्वामी के ऊपर नहीं लगेगी, पेनल्टी अब अधिभोगी के ऊपर लगेगी। तो धारा 289 अधिभोगी को भी पेनल्टियां लगा सकती है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। धारा 290 दोस्तों, धारा 290 कहती है कि नगर पालिका द्वारा नियोजित व्यक्तियों के काम में बाधा डालने पर लगने वाली पेनल्टी से संबंधित है। मान लो आप नगर पालिका के एम्प्लॉय हो और आपको कोई काम करने के लिए बोला गया है कि आपको ये नोटिस दे के आना है, या फिर जो है आपको ये जो है
मरम्मत करवानी है इस पर्टिकुलर जगह की, कोई रोड है उस पर ब्रेकर लगवाने हैं, या सीवरेज का कोई ढक्कन लगाना है, मतलब XYZ जो नगर पालिका का काम है, और नगर पालिका के काम को करने के लिए आपको कोई रोक रहा है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति रोक रहा है, मतलब नगर पालिका के कार्य में बाधा डाल रहा है, मतलब एक तरह से बोले हम राज कार्य में क्या डाल रहा है, बाधा डाल रहा है। तो कोई भी व्यक्ति नगर पालिका द्वारा नियोजित किसी संविदा पर रखे गए किसी व्यक्ति के कर्तव्य पालन में बाधा उत्पन्न करता है, उसे उत्पीड़ित करता है, या किसी दिशा के निर्देश चिन्ह या आदि को नुकसान पहुंचाता है, तो उस पर दोष सिद्धि पर 2,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का क्या लगेगा दोस्तों, जुर्माना लगेगा। 2,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का क्या लगेगा दोस्तों, उस पर जुर्माना लगेगा। पुलिस अधिकारी उसकी जिसकी दृष्टि में यह अपराध किया गया है, ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करने की शक्ति उसमें होगी। पुलिस अधिकारी जिसकी दृष्टि में यह अपराध किया गया है, ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करने की क्या होगी, शक्ति होगी। किसकी होगी, पुलिस अधिकारी की शक्ति होगी। नगर पालिका के एम्प्लॉय या अधिकारी या कर्मचारी कोई काम कर रहा है और संबंधित कोई व्यक्ति है जो काम में बाधा पहुंचा रहा है, तो उसको राजकार्य के बाधा के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और जो है आपका जो है नगर पालिका का काम सुचारू रूप से चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो धारा 290 में लिखा हुआ है इस पर, धारा 290, अगर आप नगर पालिका का एम्प्लॉय बनते हो तो आपको ये ध्यान में रखना है, धारा 290 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। क्लास आपके लिए ऐसे रहने वाली है, अगर इसमें कोई चेंजेस आपको करवाने हैं तो बता देना। नियमों की और योजनाओं की क्लास बहुत जल्द शुरू होने वाली है, आप जो है भरोसा बना के रखना, अपने जो है मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पे से हो जाएंगे। ठीक है, मैं ना तो कोर्स बेच रहा हूँ ना औरों की तरह दावे कर रहा हूँ, और लोग तो आज भी कोर्स बेच रहे हैं, तो कोर्स दोस्तों लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, इससे बढ़िया कंटेंट कहीं पे मिलेगा आपको नहीं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। और कोई प्यारा सा एक कमेंट आप जो है कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, उससे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा दोस्तों। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, 290 तक पढ़ लिया है, कल पढ़ेंगे 291 से 297 तक, फिर हमारी एक क्लास के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों।